हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेके आए हैं वर्ब। इसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग होता है और ये टेंस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बिना टेंस पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए अब हम वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। वर्ब है क्या? ए वर्ब विच इंडिकेट्स an action, states or possession is called verb। जिस शब्द से किसी कार्य के होने, दशा या अधिकार का बोध होता है वह वर्ब कहलाता है। क्लियर है? एक्शन, स्टेट और पोजेशन। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। ही इज राइटिंग ए लेटर। वह पत्र लिख रहा है। वह क्या लिख रहा है? वह क्या कर रहा है? लिख रहा है। ये जो लिखना है ये एक्शन हुआ, ये एक्शन को दर्शा रहा है लिखना। तो ये हमारा लिखना क्या हुआ? ये वर्ब हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह क्या कर रही है? गा रही है। ये भी एक एक्शन है, गाना, तो ये वर्ब रहा। इसी तरह रवि हैज़ अ कार। रवि के पास एक कार है। तो ये इसका पोजेशन हुआ। हैज़ पोजेशन के रूप में ये वर्ब हुई। तो ये हैज़ क्या हुई? वर्ब हुई। इसी तरह से सी इज़ अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है। इज जो है वह क्या है? एक डॉक्टर। तो ये जो बी क्रिया की फॉर्म होती है इज, तो ये स्टेट को दर्शा रही है, ये अवस्था को दर्शा रही है। इस तरह से एक्शन, पोजेशन और स्टेट जो वाक्य में दर्शाते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। अब मैं बात कर सकती हूँ कि ए वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। एक वर्ब जरूरी नहीं है एक वर्ब में एक ही वर्ड हो, कभी कभी एक से ज़्यादा भी वर्ड हो जाते हैं। बट इट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के बाद ही आती है। तो क्रिया को पहचानना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे ही राइट्स ए लेटर, इसमें वह पत्र लिखता है, तो वह क्या करता है? लिखना। ये सिंगल वर्ब हुई, वह लिखता है। इसी तरह ही इज राइटिंग ए लेटर, इसमें इज राइटिंग, वह लिख रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुई और ये मेन वर्ब के रूप में। तो ये दो वर्ब हो गई इसमें। इसी तरह से ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा है। ऐसे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो वह पत्र लिख रहा है फॉर 2 आवर्स। हम कह सकते हैं वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। इसमें 3 वर्ड्स हो गए, तो ये क्या है? वर्ब का ही है। इसी तरह से ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, इसमें 4 वर्ड्स हैं। जरूरी नहीं है कि वर्ब में एक ही वर्ड यूज होता हो, कभी कोई भी टेंस के अनुसार इसमें 1 वर्ड से ज़्यादा भी वर्ड यूज हो जाते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा वर्ब क्या है, वर्ब कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो मैं बताती हूँ। काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब जो होती हैं वो 2 कैटेगरीज में यहाँ डिवाइडेड है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब्स तो काफ़ी होती हैं, लेकिन इसको हम कैटेगरी में विभाजित करें तो ये 2 पार्ट्स होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में भी 4 भागों में विभाजित है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इसी तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव, जेरेंट एंड पार्टिसिपल। तो इस तरह से ये काइंड्स हुए। अब मैं आगे सभी का एक एक करके क्लियर करूँगी, सारी डेफिनेशन बताऊँगी और तब क्लियर होगा कि होता है क्या 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 है ये जो जितनी भी ये जो वर्ब्स काइंड्स हैं ये क्या होती हैं और किस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं। तो
सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की, कि फाइनाइट वर्ब है क्या। जो 2 कैटेगरीज में वर्ब्स विभाजित थी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इसमें फाइनाइट वर्ब है क्या। फाइनाइट को हिंदी में कहते हैं सीमित वर्ब। अब इसकी डेफिनेशन से हम पता करें कि क्या है। ए वर्ब दैट एग्रीज इन नंबर्स एंड पर्सन with the number and person of subject. It is the main verb of the subject or clause. यह है कि वह क्रिया, ऐसी क्रिया जो वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होती है। मतलब ये सब्जेक्ट और नंबर से ही प्रभावित होगी तथा किसी न किसी काल का भी बोध कराती है। इट इज़ द मेन वर्ब ऑफ सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट का मेन वर्ब भी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से हम पता करें, देखिए, राम प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट खेला। इसमें बताया गया कि किसी न किसी काल का भी बोध कराती है। जैसे राम प्लेड क्रिकेट, इससे पता चल रहा है ये पास्ट का है, ये पास्ट का बोध करा रही है, और ये सब्जेक्ट के अनुसार इसमें वर्ब लगी हुई है। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगी हुई होती है, इसमें सब्जेक्ट क्रिया, सब्जेक्ट प्रभावित होता है, और ये काल को भी बताती है, और मेन सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो रही है। इसी तरह से नेक्स्ट से हम और क्लियर करेंगे। ही रीड्स द बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। अब दोनों में डिफरेंस है, ये पास्ट का बता रहा है और ये प्रेजेंट का बता रहा है, और हम सब्जेक्ट के अनुसार ही। अब यदि यहाँ दे होता तो यहाँ क्या आता, रीड आता। सिंगुलर के साथ एस लगा हुआ है, प्लूरल के साथ यहाँ पर क्या होता, रीड होता। तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट के नंबर से ही प्रभावित होती है। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से ये चीज़ प्रभावित होती है। कौन, फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब जो है, फाइनाइट वर्ब में जो 4 भागों में बांटा गया था, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी और लिंकिंग, तो उसी में से मैं बताती हूँ ट्रांजिटिव वर्ब है क्या। ट्रांजिटिव वर्ब is a verb that requires an object to receive the action. ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिससे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होता है, क्यूरियोसिटी होती है उसमें ऑब्जेक्ट की। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब हो ही नहीं सकता जो वर्ब के कार्य को प्राप्त करे। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के कार्य को प्राप्त करता है, वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे सी कुक्स, यदि हम इतना छोड़ देते हैं, सी कुक्स, वह पकाती है, आगे खाली है, क्या पकाती है, तो ये हमारा वाक्य अधूरा लग रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो पूरा वाक्य होगा सी कुक्स फूड। ये हमारा जो वर्ब है, वर्ब के कार्य को क्या कर रही है, ये पूरा कार्य कर रही है फूड। फूड हमारा ये कार्य रिसीव कर रहा है, वर्ब के कार्य को प्राप्त कर रहा है क्या, कि सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। तो हमारा ये वाक्य फिर क्लियर हुआ, वो क्या हुआ, सी कुक्स फूड। इसी तरह से ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, क्या खा रहा है, ये वाक्य अधूरा है, इसमें ज़रूरत हो रही है किसकी, ऑब्जेक्ट की। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये हमारा वाक्य कंप्लीट लग ही नहीं रहा है। तो हम कहेंगे ही इज ईटिंग फ्रूट, वह क्या खा रहा है, फ्रूट खा रहा है। तो वर्ब के कार्य को रिसीव कर रहा है ये कौन, फ्रूट। यदि फ्रूट लग जाएगा तो ये वाक्य अपने आप में पूरा हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे इसे, ही इज ईटिंग फ्रूट।
तो हमारा ये वाक्य पूरा हुआ। तो इस तरह से जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब में कभी कभी क्या होता है कि कुछ वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब के साथ साथ दो ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब के साथ साथ दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। वो ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कभी कभी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यह है मुख्य रूप से वर्ब के तुरंत बाद आता है। पहचान के लिए किसको का प्रश्न करते हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि कभी पहचानना हमें मुश्किल पड़ता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैं उदाहरण के थ्रू बताती हूँ, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे पुस्तक दी। अब मैंने ये बताया है कि वर्ब के तुरंत बाद आता है, तो वर्ब के तुरंत बाद तो यही आया मी। और स्पेशल हम जब पहचानेंगे तो हम किसको का क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जो आंसर आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे उसने मुझे एक पुस्तक दी, किसको दी? मुझे। तो ये क्लियर हुआ कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। इसी तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे? यह ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। और पहचान के लिए क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो अपने आप ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे। जैसे ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। उसने मुझे क्या दिया? तो हमने क्या लगाया? पुस्तक लगाया है, उसने मुझे पुस्तक दी। तो दोनों क्लियर हो रहा है। ये क्या प्रश्न पूछने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पता कर लेते हैं और किसको का क्वेश्चन पूछने पर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कर लेते हैं। कभी कभी ये होता है कि दोनों का यदि स्थान क्रम बदला हुआ होता है। कभी जैसे हमने बताया था कि वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो ऐसा नहीं है, कभी स्थान क्रम भी बदल जाता है। लेकिन जब स्थान क्रम बदलेगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर लगा दिया जाता है। स्थान क्रम बदलने के बाद टू या फॉर का प्रयोग अवश्य किया जाएगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे सेम वही एग्जाम्पल ले रही हूँ, चेंज नहीं कर रही हूँ, जिससे समझ में आए। जैसे ही गेव ए बुक टू मी। अब देखो यहाँ पर स्थान परिवर्तित हुआ है, मी के स्थान पर हमने ए बुक रख दिया है और ए बुक के स्थान पर मी, इसलिए यहाँ पर हमने टू का प्रयोग किया है। ठीक, ये क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब। इससे पहले मैंने ट्रांजिटिव बच्चों बताया था, अब यह है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब जो है इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ये बिना किसी ऑब्जेक्ट के प्रयोग की जाती हैं। तो हम कह सकते हैं द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग, अब इसमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट की, वह खेल रहा है। क्लियर हुआ, वाक्य अपने आप में क्लियर है। रामू रन्स फास्ट, रामू तेजी से दौड़ता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, जब क्या है एडवर्ब है, तो यहाँ पर भी हम नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही गोज टू स्कूल, ये नाउन का यूज हुआ है यहाँ पर, तो ये भी नहीं है, तो ही गोज टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पर किसी में भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया और ना ही इसमें क्यूरियोसिटी दिखाई जा रही है, वाक्य अपने आप में पूरा है, इसलिए यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है।
अब ये जो बहुत से इंट्रांजिटिव वर्ब ज़्यादातर हम कह देते हैं, क्राई है, डाई है, लाफ है, स्लीप है, लिव है, गो है, कम, सिट, स्टैंड, ईटीसी। बहुत से इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत से वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही हो सकते हैं। कभी कभी तो हम क्लियर कर देते हैं कि लाफ है, ही इज़ लाफिंग, वह हंस रहा है, तो वो ट्रांजिटिव। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही वर्ब हो सकते हैं। उन्हें हम सेंस और परिस्थिति के अनुसार देखना होता है। कभी कभी हमें सेंस और परिस्थिति के अनुसार वर्ब भी बदल जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, राम स्पीक्स लाउडली। राम बोलता है, तेजी से बोलता है। यहाँ पे लाउडली क्या है, लाउडली यहाँ पर एडवर्ब है, तो ये कौन सा हो गया, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इंट्रांजिटिव अब इंट्रांजिटिव कैसे है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इंट्रांजिटिव है। लेकिन स्पीक को हम ट्रांजिटिव वर्ब भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी सेंस बदल जाएगा, उसकी परिस्थिति बदल जाएगी। जैसे राम स्पीक्स द ट्रूथ, अगर हमने कह दिया कि राम स्पीक्स द ट्रूथ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया। वाक्य अपने आप में दोनों ही सही हैं। इस तरह से बच्चों, आज मैंने आपको वर्ब और इसके काइंड्स में मेनली ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को बताया। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिफाइन करूँगी। ओके।